એજ્યુકેશન અડ્ડા 71 યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે એક મહત્વનો મુદ્દો જે ઝળહળતો મુદ્દો છે અત્યારે પ્રાઇવેટાઇઝેશન રેલવેનું જે નિજીકરણ કરવામાં આવી રહ્યું છે તેની થોડીક ચર્ચા કરશું। રેલવેમાં 150થી વધુ પ્રાઇવેટ ટ્રેનો દોડાવવામાં આવી રહી છે। તેના કારણે સરવાળે સરકારી નોકરીઓમાં થોડીક ઘટ આવી રહી છે। તો તમારા માટે જે લોકો એનટીપીસી અને ગ્રુપ ડીની એક્ઝામ આગામી દિવસોમાં દેવાના છે તેમના માટે ગોલ્ડન ચાન્સ છે, આવી ભરતી ફરીવાર આવશે નહીં। તો આ પ્રાઇવેટાઇઝેશન મુદ્દે રેલવે મંત્રી પિયુષ ગોયલે કેટલુંક છે તાર્કિક ન કહી શકાય તેવું એક બયાન આપ્યું છે રાજ્યસભામાં। તેની હું આગળ ક્લિપ પ્લે કરીશ, બરોબર છે। તેના ઉપરથી તમે અંદાજો લગાવી લેજો। તમે બધા લોકો ભણેલા જ છો તો તમે અંદાજો આવી શકે કે આ તાર્કિક જે એમને ભાષણ આપ્યું છે તે તર્ક તેમનો કેટલો સાચો છે, बरोबर। तो आगे જોઈએ पीयूष गोयल ની તે ક્લિપ कि हमारे कई मित्र बोलते हैं कि आप कॉर्पोरेटाइज कर रहे हो, आप डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आरोप लगता है कि प्राइवेटाइज कर रहे हो। मैं स्पष्ट कर दूं, भारतीय रेल कोई कभी प्राइवेटाइज नहीं होगी। भारतीय रेल भारत की संपत्ति है, भारत की रहेगी, भारत के लोगों की रहेगी। लेकिन आखिर रोड भी भारत की संपत्ति है, तो क्या कोई कहता है कि रोड पे सिर्फ सरकारी गाड़ियां चलेगी? ऐसा तो कोई नहीं कहता है ना। रोड एक सुविधा बनी है, रोड के ऊपर जितनी ज्यादा गाड़ियां चलेंगी उतना देश का हित है। आपकी भी गाड़ी चले, सरकारी भी चले, बस भी चले, निजी क्षेत्र की बस भी चले, ट्रक चले, सब चलेंगे उतने देश की आर्थिक प्रगति होगी, लोगों को सुविधा मिलेगी। तो क्या रेलवे लाइन अगर एक बार लग गई तो उस पर भी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि अच्छी सुविधाएं हमारे यात्रियों को मिले, अच्छी स्पीड की फ्रेट ट्रेन चले, और उसमें अगर कोई निजी निवेश आता है तो मैं समझता हूं उसका स्वागत होना चाहिए। આ પિયુષ ગોયલની તમે ક્લિપ જોઈ। તેના જવાબમાં સંજય સિંહ જે રાજ્યસભાના સાંસદ છે તેમને જવાબ આપ્યો આ બાબતનો કે તેમની જે અત્યારે તે બોલ્યા કે રેલવે કેમ ધારો કે આપણો રોડ છે, રોડ ઉપર પ્રાઇવેટ ગાડીઓ ચાલી શકે છે તો રેલવેમાં પણ ટ્રેક ઉપર શું લેવા પ્રાઇવેટ ગાડી ન ચાલે, તેવો તેમને જવાબ આપ્યો। પણ રોડનું અને પ્રાઇવેટ શું કહેવાય રેલવેનું ઉદાહરણ એકબીજા સાથે સરખાવી શકાય નહીં, કારણ કે રેલવે છે તે સંપૂર્ણ રીતે ભારત સરકારની પ્રોપર્ટી છે, બરોબર છે। તેમાં આપણે કંઈ પ્રાઇવેટ રેલવે આપણે પોતે ખરીદીને ચલાવી નથી શકતા, બરોબર છે। તો આ તર્ક તેમનો સાચો કહેવાય નહીં। અને મિત્રો, જો રેલવે ટ્રેન અને સ્ટેશનો પ્રાઇવેટ થઈ જશે તો સરવાળે નોકરીઓમાં ઘટ આવશે, અને જે લોકો ગવર્મેન્ટની પ્રિપરેશન કરે છે તેમના માટે આ સારા સમાચાર કહેવાય નહીં। તો આના જવાબમાં તમને એક બીજી ક્લિપ સંભળાવું છું સંજય સિંહની, જે વિડીયો ચલાવીશ આની પછી। તેની પછી તમારે જો તમે શું આ પ્રાઇવેટાઇઝેશન રેલવેના પ્રાઇવેટાઇઝેશન વિશે શું વિચારો છો તે કોમેન્ટમાં પોતપોતાના મંતવ્યો જણાવજો। અને તમે તમારી જ રીતે સમજદાર વ્યક્તિ છો તો નક્કી કરી લેજો, તમારી જ રીતે સમજી જજો કે આમાં શું સાચું છે અને શું ખોટું છે, બરોબર। તો જો नेक्स्ट क्लिप। उन क्षेत्रों में एफडीआई के नाम पे विदेशी कंपनियों को लाने की योजना, इससे जो सबसे बड़ा नुकसान है वो नुकसान है सरकारी कर्मचारी की नौकरी पाने की आस लगाए हुए उन नौजवानों की, उन छात्रों की जो जीवन भर परिश्रम करके, मेहनत करके, जिनकी एक ही कोशिश और मंशा होती है कि उनको सरकारी नौकरी मिल सके। लेकिन इस निजीकरण की प्रक्रिया से हर क्षेत्र में नौकरियां खत्म होंगी। रेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, सेल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, कोल आप बेचने की योजना बना चुके हैं, एयरपोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, पोर्ट बेचने की योजना बना चुके हैं, सड़क बेचने की योजना बना चुके हैं, बिजली बेचने की योजना बना चुके हैं, स्टेडियम बेचने की योजना बना चुके हैं, एफसीआई के गोदाम बेचने की योजना बना चुके हैं, बीपीसीएल बेचने की योजना बना चुके हैं, एलआईसी बेचने की योजना बना चुके हैं, और इंश्योरेंस सेक्टर में अब आप बेचने की, और धीरे धीरे पूरा हिंदुस्तान बेचने की योजना बना चुके हैं। और वो लोग जो स्वदेशी के सबसे बड़े पक्षधर थे, माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हैं,
ये तो उस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, इन्होंने तो देखा है, हम सब लोगों को वो दृश्य याद है। कंप्यूटर जब आया था हिंदुस्तान के अंदर, उसका पुरजोर विरोध भारतीय जनता पार्टी ने किया था स्वदेशी के नाम पे। मान्यवर, स्वदेशी की सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी अगर कोई हिंदुस्तान में थी तो भारतीय जनता पार्टी थी, और आज विदेशीकरण की अगर सबसे बड़ी पक्षधर पार्टी कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। ये किस प्रकार से आपके सोच में और विचार में परिवर्तन आ रहा है, और इससे जो आप एक बड़ा खतरनाक काम करने जा रहे हैं मान्यवर, कि आप जो संविधान की मूल सोच और अवधारणा थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो अवधारणा थी, सोच थी कमजोर तबके के लोगों को आगे बढ़ाने की, वो आरक्षण पूरी तरीके से एसटी का, ओबीसी का, एससी का, और अब तो ईडब्ल्यूएस सेक्शन, जिसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के नाम पे आरक्षण लेके आए। जब सरकारी नौकरी रहेगी ही नहीं तो आरक्षण किस बात का रहेगा? तो सबसे ज्यादा एक खतरनाक काम इसके माध्यम से यह होगा, अगर हर क्षेत्र का आप निजीकरण कर देंगे। बीएसएनएल की हालत आप देख ही चुके हैं कि क्या हुआ इस देश के अंदर। जो इस सेक्टर में आप 49% तक एफडीआई लेकर आए, उसका सही आंकड़ा क्या है मान्यवर? 49% के एफडीआई को भी आप छू नहीं पाए हैं, और आप उसको 74% करने जा रहे हैं। जो इस योजना के अंतर्गत अब तक जिन लोगों को फायदा पहुंचना चाहिए, अगर आप कृषि के क्षेत्र में फसल बीमा योजना की हालत देखें, आप जनधन योजना की अपनी हालत देखें, आप यहां पे तारीफ हो रही थी कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं लाई जिसका लाभ जनता को हो रहा है। 6 करोड़ खाते जनधन योजना के बंद हो चुके आपके द्वारा जो खोले गए थे। यह सच्चाई है जनधन योजना की। फसल बीमा योजना के जो क्लेम है मान्यवर, वो क्लेम राज्यों में लाखों की संख्या में है जो बकाया हैं, जो आज तक मिले नहीं लोगों को। फसल बीमा योजना, आप इस सेक्टर में अगर आप तमाम एफडीआई के दरवाजे खोल देंगे तो धीरे धीरे भारत का पैसा, जो प्रीमियम का पैसा आम आदमी का होगा, वो बड़े बड़े इन पूंजीपतियों के पास जो इस सेक्टर में आएंगे उनके पास जाएगा, और उसके माध्यम से उसमें एक लूट और भ्रष्टाचार जो हम लोगों ने अब तक देखा है। एस बैंक के मामले में हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक का मामला महाराष्ट्र का आया था मान्य, और उसमें हमने देखा। तो हर क्षेत्र में जब आप इन्हीं लोगों को बुलाएंगे तो हो ये रहा है कि आप कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के लिए सारे सेक्टर के रास्ते खोल रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो इसमें लूट और भ्रष्टाचार करके बाहर जाके आपको बैठ के चिढ़ाएंगे। धन्यवाद। 8 से 10 लाख करोड़ रुपए इस देश का आप उसको नाम दे देते हैं कि ये तो हम लोगों ने खाली अपने बैंक के खाते से नाम उनका हटाया है, एनपीए हो गया है। 10.5 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को आपने बांट दिया। देश के बैंक को आपने बर्बाद कर दिया। हर सेक्टर को आप इसी तरह से निजी हाथों में देना चाहते हैं। इस पर रोक लगाइए और इसको स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजिए, और ये हमारी मांग है।